नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आपके लिए हर रोज़ अलग अलग विषय हम लेकर आते हैं और हमारे जो आज के विषय हैं ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण या हम कह सकते हैं जो हमारे किसान भाई हैं, क्योंकि अब खरीफ का सीज़न चल रहा है, इसलिए ज़रूरी यही कि इस सीज़न से संबंधित जो विषय हैं उन पर लगातार आपको हम जानकारी दें। और आज के जो हमारे विषय रहेंगे आपके साथ वो साझा कर लेते हैं। आज आपको हम जानकारी देंगे धान फसल की देखरेख के बारे में और साथ ही बात होगी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के बारे में। ये हमारे आज के विषय रहेंगे और इस विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, इसके लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-11-3060। साथ ही दूसरा नंबर है 1800-11-3061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी जो सवाल हमारे पास आएंगे उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो आज खास मेहमान मौजूद हैं उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी, प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज खन्ना जी, प्रधान वैज्ञानिक वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसे कि आज हमने आपको बताया कि जो अभी मौसम चल रहा है, जी हाँ, धान की अगर बात की जाए, खरीफ की मुख्य फसलों में धान हम मानते हैं और इसलिए बेहद ज़रूरी होता है कि अभी जो जिस तरह का समय है उसमें आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि जो किसान भाइयों ने बुआई की थी, अब रोपाई का तो वक्त लगभग हम मान सकते हैं खत्म हो चुका है, और किस तरह की देखरेख जो है इस मौसम में हमारे किसान भाइयों को करनी चाहिए। जी देखिए, देश के ज़्यादातर हिस्सों में इस साल बड़ी अच्छी बरसात हुई है और पानी जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और अधिकतर किसान भाई अपने धान की रोपाई या बुआई पूरी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हाँ, कुछ किसान बचे हैं, उनको चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपनी रोपाई का कार्य जो है पूरा कर लें। साथ ही जो आपकी धान की फसल चल रही है उसमें अगर किसी वजह से पानी की कमी हो तो उसको भी आप पूरा करें। साथ ही साथ उसमें सही तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन भी आपको करना है और इसी प्रकार खरपतवार वगैरह भी धान में आते हैं, उनकी रोकथाम करनी है। और कई बार कीड़े मकोड़े बीमारी ये भी आ जाते हैं, तो इनसे भी आपको अपनी फसल की शुरू से ही सुरक्षा करके चलना है, जिससे कि आपका ब्यात अच्छा हो, पौधों की संख्या अच्छी आए, तो आखिर में आपको जो धान की फसल की पैदावार है वो अच्छी मिलेगी। बिल्कुल, देखिए अच्छी पैदावार आपको मिल सके इसलिए आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना होगा। और भी कुछ खास बातें हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। धान की उत्पादन प्रणाली में भारी परिवर्तन आने से तथा श्रम और जल की बढ़ती हुई अनुपलब्धता के कारण धान की खेती में खरपतवार से जुड़ी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। धान के पौधे के आविर्भाव के 35 से 40 दिनों के भीतर पौधों और खरपतवार के बीच प्रतिस्पर्धा की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान खरपतवार के नियंत्रण के लिए शाकनाशियों या उनके मिश्रण का प्रयोग काफी अच्छा है। मिट्टी परीक्षण के बाद ही उर्वरक की सही मात्रा का प्रयोग करें। जैविक खेती का जो दीप आज किसानों ने जलाया है वो यकीनन आने वाले समय में विकास के नए नए रास्ते तय करेगा। अजोला धान की फसल में एक उपयोगी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जैव उर्वरक है। अजोला के प्रयोग से धान की उपज में प्रति हेक्टेयर 1 से 2 टन की वृद्धि होती है। धान आधारित कृषि प्रणाली में किसान धान की फसल के साथ अधिक आय कमा सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से आप जो धान की फसल है उसमें अच्छा उत्पादन लेके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बारे में आगे भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ डॉक्टर खन्ना आपके पास में आना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं हमारी जो सिंचाई की पद्धतियाँ हैं उनकी, और खासतौर से सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ जो हैं, कितनी कारगर और कितना महत्वपूर्ण कि हमारे जो किसान भाई हैं इनको इस्तेमाल में लाएँ? ये आपका बड़ा उचित प्रश्न है। अभी इस समय हमारे यहाँ बारिश हो रही है, पूरे देश में करीब करीब सामान्य से करीब सामान्य के तर बारिश हो रही है जी। अभी जहाँ पे वर्षा सिंचित क्षेत्र हैं वहाँ पे हमें पानी का उपयोग बड़े
तरीके से करना होगा जो कि हम पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें, खासकर उन किसानों के लिए जो सब्जी की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, उनमें पानी का इस्तेमाल बड़े उचित तरीके से करें, जिससे कि ये पानी से अधिक उत्पादन ले सकें, अधिक से अधिक उत्पादकता बढ़ा सकें। और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, जिसमें बहुत सारी पद्धतियां आती हैं, टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई या स्प्रिंकलर सिस्टम जिसे कहते हैं, आजकल रेन गन भी उपलब्ध होने लगा है बाजार में। ये सारी पद्धतियां सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के अंतर्गत आती हैं और इन पद्धतियों को इस्तेमाल करके आप कम से कम पानी में अधिक से अधिक फसल ले सकते हैं जी, और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो पानी है, क्योंकि उसकी बचत करना बेहद ज़रूरी, लेकिन जो इलाकों में कम पानी है तो वहाँ आप इन पद्धतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ पानी की बचत आप करेंगे, बल्कि आपकी जो लागत है उसमें भी काफ़ी हद तक हम मान सकते हैं कि कटौती हो सकती है। आगे भी इनके जो फ़ायदे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। आज भारत में फसलों की सिंचाई, उद्योग और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल और जमीन भारी दबाव में है। सन 1955 में जहां प्रति व्यक्ति 5000 घन मीटर पानी की वार्षिक उपलब्धता थी, वहीं सन 2000 तक आते आते ये 2000 घन मीटर प्रति व्यक्ति रह गई। इससे साफ जाहिर होता है कि हमें सिंचाई की वैकल्पिक तकनीक तलाश करनी होगी, जिसमें पानी का न्यायपूर्वक समुचित उपयोग हो। परंपरागत सिंचाई द्वारा जल का उचित उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि अधिकतर पानी जो कि पौधों को मिलना चाहिए, जमीन में रिसकर या वाष्पीकरण द्वारा व्यर्थ चला जाता है। टपक सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अनेक स्तरों पर अनुदान भी दे रही हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करके पानी की बचत कर सकते हैं और अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। आज देश में जहां भी किसान ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें वहां कामयाबी मिल रही है। इस तकनीक को मृदा के प्रकार, खेतों के ढाल, जल के स्रोत और किसान की क्षमता के अनुसार अधिकांश फसलों के लिए अपनाया जा सकता है। तो देखा आपने कितना फ़ायदा जो हमारी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां हैं इनमें छिपा हुआ है, और इसके ज़रिए जैसा हमने आपको बताया लागत जो है काफ़ी कम हो जाती है, साथ ही साथ उत्पादन में भी आपको वृद्धि मिलती है। लेकिन बात आज हम यहाँ कर रहे हैं धान को लेकर भी। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश, हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि रुपाई के लिए अगर हम वैज्ञानिक सलाह माने तो फिलहाल लगभग समय जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे देश में इस बार की बारिश की अगर बात की जाए तो कुछ हिस्सों में बारिश में थोड़ी सी देरी हुई, कुछ इलाकों में बारिश अभी भी हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, और भी इसके अलावा भी कुछ और इलाके हैं। क्या वहाँ किसानों के लिए अभी संभावनाएं हैं, अगर वो रुपाई करना चाहते हैं तो कुछ समय है उनके पास? देखिए, जो किसान इच्छुक हैं और बरसात जैसे लेट हुई है या किसी और कारण से आप जो है धान की रोपाई नहीं कर पाए हैं, तो कोशिश करें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस रोपाई को आप संपन्न कर लें। और इसमें खास बात का ध्यान ये रखना है आपको कि जो लंबी अवधि की किस्में हैं उनको आप ना लें, जो कम अवधि में पक्के तैयार हों उस तरह की किस्में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो देखिए, जो जल्दी से पककर तैयार हो सकती हैं उन किस्मों का आप चयन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसा कि हमने बताया कि देरी जो है कभी कभी हो जाती है, लेकिन ऐसे में भी क्या डॉक्टर दिनेश कुछ और ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल हमारे किसान भाइयों को रखना होगा? जी बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि जब आप रोपाई कर रहे हैं तो नर्सरी की उम्र, जो पौध आप लगा रहे हैं उसकी उम्र आमतौर पे वैसे 20 से 25 दिन होनी चाहिए, लेकिन कई बार ये 35 दिन 40 दिन की पुरानी पौध हो जाती है जी। और किसान के पास मान लीजिए कोई रास्ता भी नहीं है, दूसरी नर्सरी वो एकदम तैयार नहीं कर सकते, तो उस दशा में उन्हें मजबूरन वो पुरानी पौध लगानी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे हमें हमेशा ही कम पैदावार मिलेगी। अगर हम उसमें 3-4 बातों का खास ध्यान रखेंगे तो हम उनसे भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जैसे एक स्थान पे आपको 4-5 पौधे लगाने हैं। अब जब पछेती जब हम पौध लगा रहे हैं तो 4-5 पौध एक जगह पे लगाएं, और जो दूरी है रोपाई की उसको घटाकर आप जैसे आमतौर पे 20-25 सेंटीमीटर दूरी पे जो है किसान भाई लगाते हैं, तो उसको घटा के 15 सेंटीमीटर दूरी पे पौध लगाएं।
साथ ही साथ जो पौध है हमारी जी। उसकी जो चोटी है ऊपर से चोटी तोड़ दें या काट दें, और साइड में जो पत्तियां होती हैं उनको भी काट दें। ऐसा करने से उससे पानी कम उड़ता है पौधों से, और पौधों की स्थापना खेत में जो है वो जल्दी हो जाती है जी। साथ ही साथ एक और विशेष ध्यान रखना कि उर्वरकों की मात्रा वो आपको बढ़ानी है, वो आपको करीब 1.25 गुनी मात्रा करनी है संस्तुति से ज़्यादा, यानी ज़्यादा चलिए उर्वरकों। इसके बारे में भी विस्तार से आपसे हम जानेंगे उर्वरक की अगर बात की जाती है। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के औरैया से। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। सवाल कर सकते हैं आप अपना महेंद्र जी। हाँ हेलो। जी हाँ हाँ बोलिए। ये कहना कि हमारे खेत पानी भर जाता है तो उसमें जैसे तो कमजोर हो जाता है, तो उसके लिए क्या उपाय करें? खेत में पानी भर जाता है, जो पौधे हैं कौन ज्यादा सी- पानी भरा हुआ आपके कौन खेत सी में? फसल लगाई इन्होंने? धान की फसल है और बता रहे हैं कि पानी जो है वो ज्यादा हाँ, भरा हुआ भर जाते हैं। है, तो कब तक ये रोपाई करें इसके लिए? अभी तो रोपाई क्या कराई वाला है वो? देखिए, अगर बहुत गहरा खेत है आपका और उसमें पौध हमारी डूब जाएगी तो ऐसी स्थिति में तो धान लगाना मुश्किल होता है और वो चलेगा भी नहीं आपका। कोशिश ये करें कि आप किसी तरह से आप उसका पानी निकालें, जी। जल निकास करें, और जब पानी उसमें 10 सेंटीमीटर के आसपास हो जाए तब आप उसमें रोपाई कर सकते हैं। ऐसा संभव है। हाँ, पानी निकालने के लिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत गहरे की ज़मीन है और आसानी से जल निकास नहीं होता, तो उस दशा में आप कोई पंपिंग सेट हो या कोई आपका इंजन हो, पंखा हो, उसको लगा के आप पानी बाहर निकाल सकते हैं। जी, यही एक तरीका है। यानी पानी निकालने का इंतज़ाम पहले आपको करना होगा, उसके बाद ही आप रोपाई कर सकते हैं, और इसके लिए भी ज़्यादा समय नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो जो आपके ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ वैज्ञानिक जो हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं। जो समय है, क्योंकि अब लगभग एक उचित समय जो माना जाता है वो निकल चुका है, लेकिन जैसा आपने बताया जो पानी की समस्या है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ाम और पहले करना चाहिए। फिलहाल यहाँ अगर डॉक्टर खन्ना पानी की भी अगर हम बात कर रहे हैं, जो हमारी पद्धतियाँ हैं, जैसे अगर हम पहले बात करते हैं जो हमारी टपक सिंचाई पद्धति है, कुछ किसान ऐसे हैं जो उसके ज़रिए फ़ायदा भी ले रहे हैं, लेकिन किसानों में अभी जागरूकता की कितनी आपको लगता है कि और ज़्यादा ज़रूरत है? इनके ज़रिए ना सिर्फ उनकी लागत बच सकती है, समय बच सकता है, बल्कि उत्पादन में भी बढ़ोतरी मिल सकती है। काफ़ी क्षेत्रों में हमारे देश के टपक सिंचाई पद्धति काफ़ी प्रचलित है और हमारे किसान भाई फलों की खेती, सब्जी की खेती टपक सिंचाई पद्धति इस्तेमाल करके कर रहे हैं। जी। कुछ राज्यों में इस पद्धति के बारे में थोड़ी सी जानकारी कम है किसान भाइयों को, और उसमें बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जी। इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना यह है कि अगर टपक सिंचाई पद्धति इस्तेमाल करते हैं तो अगर वो कम पानी में भी अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं इस पद्धति को और कम पानी की उपलब्धता है उनके यहाँ, तब भी वो सब्जी की खेती कर सकते हैं। जी। उसमें मुख्य रूप से ये देखा गया है कि इसमें पानी की जो बर्बादी है वो बिल्कुल ही कम होती है, और जो इसकी दक्षता कहलाती है 80 से 90% तक जाती है, जी। जिसके कारण आपको बर्बादी वाला पानी या जो आपकी जड़ से नीचे जाने वाला पानी केवल 20% ही रह जाता है, और सारा का सारा पानी आपके खेती के लिए इस्तेमाल होता है या पौधे के लिए इस्तेमाल होता है। और अच्छी से अच्छी जब पौधे को संपूर्ण पानी मिलेगा, उसके साथ हम खाद भी लगा सकते हैं, तो संपूर्ण खाद मिलेगी तो अधिक उत्पादन आएगा और अधिक आमदनी बढ़ेगी किसान। बिल्कुल, तो देखिए कितना फ़ायदा इससे आपको हो सकता है। फिलहाल अगले दर्शक जो हैं इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ सर। गजेंद्र जी, पहले आपसे 45 दिन की हो गई है तो धान हमारा काटा मंसूरी है जी, आपने रोपाई नहीं की अभी तक? रोपाई कर सकते हैं कि नहीं? चलिए, वही क्योंकि सवाल है। खेत में आपके कोई और फसल आप ले सकते हैं इस समय। बरसात लेट में हुई है, हाँ, अभी तक रोपाई नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी इस तरह की चर्चा यहाँ हुई है, तो आप बेशक इसमें रोपाई करें और जल्दी से जल्दी इस काम को कर लें। और 3-4 बातों का ध्यान रखना है आपको, जो मैंने बताई थी। पौध की संख्या आपको बढ़ानी है। आपको एक जगह पे 4-5 पौधे लगाने हैं और उनको पास पास लगाना। पहले आप दूर दूर लगाते थे 25-20 सेंटीमीटर पे,
अब उनको 15 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाना है पंक्तियों में, और उर्वरकों की मात्रा आपको बढ़ा देनी है जी, 1.25 गुना उर्वरकों की बिल्कुल। मात्रा लेकिन की। इसका अनुपात आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वो किसान जो समय से जिन्होंने रोपाई भी की है, क्या वहाँ भी अब इस समय आवश्यकता है उर्वरकों की? बिल्कुल, अगर किसान भाइयों ने जैसे धान की रोपाई कर दी है और उर्वरक शुरू में तो किसानों को हम बताते हैं, देते हैं किसान भाई, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक, ये 4 प्रमुख उर्वरक हैं जो रोपाई या बुआई के समय पे किसान भाइयों को संस्तुत किए जाते हैं। नाइट्रोजन आपको 3 बार में लगानी है, जैसे कि रोपाई के आप 8-10 दिन बाद 1/3 मात्रा नाइट्रोजन की लगाएं। फिर जब आपकी फसल में कल्ले बन रहे हों, जो कि आमतौर पर रोपाई के 40 से 45 दिन के अंदर अंदर हो जाते हैं, उस समय पे आपको एक उर्वरक की जो 1/3 मात्रा है नाइट्रोजन की वो डालनी है, और बाकी 55 से 60 दिन बाद रोपाई के। तो 3 भागों में नाइट्रोजन को आपको प्रयोग में लाना है। साथ ही साथ आजकल कुछ नई नई तकनीकी आ गई हैं, जैसे कुछ किसान भाइयों ने खास करके जैसे पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे उन्होंने लीफ कलर चार्ट का भी प्रयोग शुरू कर दिया है। उसके आधार पे अगर हम नाइट्रोजन देते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की बचत होती है और अच्छी पैदावार मिलती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी अगर आप चाहें तो आप बचत कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में डॉक्टर दिनेश, हम देखते हैं जैसा हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, जो खरपतवार की समस्या है वो भी किसानों के सामने होती है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए किसानों को? बिल्कुल, रोपाई जैसे किसान भाइयों ने कर ली और उसमें कई बार लगातार पानी नहीं रह पाता खेत में, तो उसमें सब तरह के खरपतवार आते हैं और शुरू के 35-40 दिन तो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय पे खरपतवारों की जो बढ़वार है बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश आप ये करें, अगर आपने दूरी पे धान लगाया 25-30 सेंटीमीटर पे, तो कोनो वीडर एक मशीन होती है जो हाथ से चलती है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, उससे खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। कई बार खेत में पानी अच्छा भरा हुआ है तो आप हाथ द्वारा भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास श्रमिक उपलब्ध हैं। हाँ, अगर आप रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो रोपाई के 2-3 दिन के बाद आप ब्यूटाक्लोर नाम की दवाई या प्रेटिलाक्लोर दवाई आती है, इनका प्रयोग कर सकते हैं और खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो खरपतवार नियंत्रण है वो आप कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलीगढ़ से भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल आप कर सकते हैं भूपेंद्र जी। मैं कह रहा हूँ, ज्यादा पानी की वजह से हमारे धानों के पत्ते जल रहे हैं, मतलब पेड़ खराब हो रहे हैं। इसके ज्यादा बारिश ज्यादा बारिश की वजह से आपको लग रहा है? ज्यादा बारिश होने की वजह से हमारे धानों के मतलब पेड़ खराब हो रहे हैं, पत्ते जल रहे हैं। इसमें आपका नीचे देखा आपने, तने का हिस्सा तो गल तो नहीं रहा, वो गलन तो नहीं हो रहा उसमें? हाँ, काला रंग काला रंग हो रहा है। देखिए, ये तना गलन रोग हो सकता है और इसमें तने का नीचे का हिस्सा काला हो जाता है काला हो जाता है और पत्ते भी धीरे धीरे सूखने लगते हैं। ये क्या होता है? कवक होता है, कवक की वजह से ऐसा होता है, और ये उस दशा में ज़्यादा होता है जब धान में लगातार पानी भरा रहता है। तो 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है, आपको नाइट्रोजन की मात्रा खास करके ज़्यादा नहीं डालनी है, संतुलित अनुपात में डालनी है। दूसरा, खेत से तुरंत आप पानी निकाल दें, उससे थोड़ा हवा लगेगी उसको, और उस समय पे आप इसमें बावेस्टीन नाम की दवाई आती है, बावेस्टीन का 0.1% का घोल बना लें, यानी 1 ग्राम दवाई और 1 लीटर पानी, बिल्कुल करीब 1 हेक्टेयर में 400 लीटर पानी बहुत होगा, उसका आप छिड़काव कर दें, और खास करके तने की तरफ करके आप छिड़काव करें, और इस छिड़काव को 10 दिन बाद और करें लेकिन छिड़काव करते समय आपको ध्यान रखना खेत में पानी नहीं होना चाहिए, तो ये रोग आपका नियंत्रित हो जाएगा। बिल्कुल, इस बात का देखिए आप पूरी तरीके से ख्याल रखें, जो खेत है वहाँ पर पानी ना हो, और उसके बाद ही इस रोग का नियंत्रण आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं यहाँ डॉक्टर खन्ना आपके पास भी आना चाहेंगे, क्योंकि पानी की अगर बात की जाए, हम तो प्रति बूंद अधिक उपज की भी बात करते हैं, किस तरीके से लेकिन जो किसान हैं इस बात, ये जो शब्द हैं, इनकी सार्थकता को पूरा कर सकते हैं? प्रति बूंद अगर अधिक उपज लेनी है तो कैसे उनको, कौन सी ऐसी पद्धतियाँ हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने बड़ा उचित समय पे ये विषय उठाया कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इस विषय पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि हर खेत को पानी मिले और प्रति बूंद अधिक उत्पादकता मिले, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि प्रति बूंद जो भी पानी आप दे रहे हैं अधिक से अधिक उत्पादन मिले। उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो सिंचाई पद्धति अगर इस्तेमाल करते हैं या सतही पद्धति इस्तेमाल करते हैं तो पानी की बहुत
बर्बादी होती है, आपकी दक्षता केवल 35 से 40% ही रह जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारा जड़ों से नीचे चला जाता है या उड़ जाता है, जैसा हमने रिपोर्ट में भी देखा था। उसके बजाय हम अगर टपक सिंचाई, अगर आप फलों की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, उसमें टपक सिंचाई पद्धति इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप और अधिक फसलें इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फव्वारा सिंचाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बड़ा फव्वारा भी आता है जिसे हम रेन गन पद्धति कहते हैं, और वो और कुछ नहीं है, बड़ा फव्वारा है, एक जो साधारण छोटे फव्वारे से बड़ा फव्वारा है, और वो ज़्यादा क्षेत्र कवर करता है प्रति फव्वारा, और उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। इसमें मैं यहाँ ध्यान देना चाहूँगा किसान भाइयों का कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार और आपकी राज्य सरकार भी इन पद्धतियों को इस्तेमाल करने को बढ़ावा देने के लिए राजकीय सहायता भी देती है, और यह सहायता आपके केंद्र सरकार कुछ देती है और राज्य सरकार देती है जी। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने जिले के कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी जहां पर ये स्कीम चल रही है उससे संपर्क करें, और अपने क्षेत्र में जहां जहां उनको लगाना है, चाहे सब वो सब्जी की खेती कर रहे हों या फलों की खेती कर रहे हों, उसमें इस पद्धति को इस्तेमाल करें जी। बिल्कुल, देखिए आपके पास जो विकल्प हैं वो लगातार हमारे विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर दिनेश, धान की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ तो पानी जो है माना जाता है कि जितना खड़ा रहेगा उतना अच्छा, एक निश्चित अनुपात जो है वो माना जाता है। क्या आने वाले समय में ये भी संभव हो सकेगा कि वहाँ भी जो पानी है कम से कम मात्रा में उसका प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकें? जी बिल्कुल, अब आगे चल के पानी की तो कमी आनी ही है, तो उस दशा में जैसे 2-3 तरीके हैं, खास करके जैसे सीधी बिजाई है। सीधी बिजाई में डॉक्टर मनोज खन्ना ने अपने परीक्षण किए, अनुभव किया है कि धान में भी ये सफलतापूर्वक अपनाई जा सकती है सूक्ष्म सिंचाई विधि। उसमें कुछ आपको खास सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो इस तरफ भी काफ़ी अनुसंधान हो रहे हैं और सीधी बिजाई एक रास्ता हो सकता है। चलिए, बिल्कुल, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय हम मान सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, ये बताइए कि जो धान के रोपाई समय मोथ का वो चारा होता है, उसके लिए कौन सी हम दवा उपयोग में लाए? देखिए, उसके लिए दवाई जानना चाहिए। पानी कितना रहता है उसमें खेत में? जी, उस खेत में मतलब मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। हाँ, तो 4 सेंटीमीटर शुरू से देखिए पर खेत बराबर है। हाँ, और हर साल मोथा आता है आपके खेत में? जी, आ जाता है। जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि फसल चक्र को अपनाना है। कई बार मोथे के क्या होते हैं, ट्यूबर होते हैं इसके छोटे छोटे, वो मिट्टी के अंदर काफ़ी गहराई में होते हैं और वो मरते नहीं है, जाते नहीं है जी। इसका एक तरीका ये है कि अगर आप फसल चक्र अपनाएंगे, कोई दलहनी फसल अगले साल आप लें या कोई अन्य फसल लें, तो मोथे का प्रभाव कम होगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी फसलों के लिए भी फसल चक्र का अपनाना बहुत ज़रूरी है जी। और दूसरा, इस समय जैसे मोथा आपके आ रहा है, तो आप 25 दिन की जब आपकी रोपाई हो जाए, 25 से 30 दिन की, तो उस समय पे आप बिस्पारीबैक सोडियम नाम की एक दवाई आती है जी, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 25 ग्राम मात्रा आप लें 500 से 600 लीटर पानी में, और प्रति हेक्टर के हिसाब से आप छिड़काव कर दें जी। छिड़काव आपको रोपाई के 25 से 30 दिन बाद इसका करना है, तो सभी प्रकार के लगभग खरपतवार इससे मर जाते हैं जी। बिल्कुल, ये तो बात हुई खरपतवार की भी, लेकिन अगर हम पोषण प्रबंधन की बात करते हैं, जो हमारे पोषक तत्व हैं, कैसे उनकी पूर्ति की जाए और उसके लिए सही समय क्या रहता है, क्योंकि अलग अलग समय पर उनकी आवश्यकता रहती है फसल को? जी जी। देखिए, जैसे रोपाई कर रहे हैं किसान भाई या जिन्होंने सीधी बिजाई की है, तो जो फास्फोरस, पोटाश, जिंक, ये उर्वरक हैं, इनकी सारी मात्रा आपको रोपाई के समय या बुआई के समय देनी चाहिए जी। कहीं कहीं पर गंधक की भी कमी आजकल महसूस हो रही है मिट्टियों में, तो आप गंधक का प्रयोग भी 20 किलोग्राम 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रोपाई के समय पे कर सकते हैं जी। साथ ही जहाँ तक नाइट्रोजन की बात है, तो इसकी संस्तुति ये है कि इसको 3 बार में हमें डालना चाहिए, 1 तिहाई 1 तिहाई 1 तिहाई। पहली आपकी रोपाई के 1 सप्ताह बाद देना है आपको नाइट्रोजन को, दूसरी आपको रोपाई के 25-30 दिन बाद देना है, और तीसरी आपको 55-60 दिन पे इसको देना है जी। इस तरह से अगर आप नाइट्रोजन का प्रबंधन करेंगे तो आपको अच्छा ब्यात मिलेगा, अच्छी फसल की बढ़वार होगी। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि लीफ कलर चार्ट का प्रयोग भी किसान भाई आजकल अपना रहे हैं, और इसका प्रयोग करके भी हम नाइट्रोजन को सही समय पे डाल सकते हैं जी। ये एक पैमाना होता है जिसपे 5 अलग अलग हरे रंग बने होते हैं,
शुरू में पीला होता है, फिर हल्का हरा हो जाता है, फिर और हरा, फिर गाढ़ा हरा, ऐसे करके 5 रंग की पट्टियाँ होती हैं। उसके आधार पे पत्तियों से उसकी मैच करते हैं। अगर 3 नंबर की पत्तियों के रंग मिल रहा है हमारा 3 नंबर की पट्टी से, तो उस समय हम 20-25 किलो नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसानी से आप पहचान भी कर सकते हैं कि आवश्यकता कब है जो आपकी फसल है उसको। और ये एक ऐसी तकनीक है जिसको काफ़ी सरल हम मान सकते हैं, जिसके ज़रिए हमारे जो किसान भाई हैं खुद से भी वो जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगर यहाँ डॉक्टर खन्ना आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा कि डॉक्टर दिनेश ने जिक्र किया कि जो हमारी धान की फसल है क्या कितनी कारगर है वहाँ पर जो हमारी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ हैं? हाँ, हम लोग अपने अनुसंधान फार्म पर पिछले 4 से 5 साल से हम सूक्ष्म सिंचाई पद्धति भी धान में इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम न केवल पानी बचा पा रहे हैं 35 से 40%, और इससे जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है खासकर धान के क्षेत्रों से, जो वो भी हम कम कर पा रहे हैं। और इसमें एक मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि यानी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में एक एडवांटेज या वो है कि इसमें आप खाद भी पद्धति के साथ ही लगा सकते हैं। उससे आपकी खाद की कोई बर्बादी नहीं होती है, खाद सीधी पौधे के पास पहुंचती है। और खासकर धान के उसमें हम इस पद्धति को सीधी बिजाई के रूप में भी अगर कोई धान लगाता है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई SRI विधि से भी, सीरी विधि जिसे बड़ी प्रचलित है, उसमें भी लगाता है, उसमें भी हम टपक सिंचाई या सूक्ष्म सिंचाई का इस्तेमाल धान में भी कर सकते हैं। और आपका उत्पादन इतना नहीं घटता है और करीब करीब उतना ही उत्पादन आपको मिलता है जितना आप अधिक पानी या पानी भर के आप सिंचाई करते हैं तब मिलता है। यानी पानी के साथ देखिए जो खाद है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन पद्धतियों में। फर्टिगेशन जिसे नाम भी दिया गया है हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने, और तमाम तकनीक है जो कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर, लाइन पे है जी। संदीप जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। सर मैं ये जानना चाह रहा था, कुछ पत्तियां सूख रही हैं। पत्तियां सूख रही हैं? हाँ सर, पत्तियां सूख, उनका कलर चेंज होता है और नीचे से जो तना रहता है जी सर, तने का कलर चेंज हो जाता है और वहाँ से वो सूखना स्टार्ट हो जाता है। नीचे तना फिर अपन उसको उखाड़ते हैं, एकदम खिंच जाता है। जो ज्यादा पहले जिसमें जो रोग आया वो तो टूट दिया जाता है। तो जिसमें रोग आ रहा है उसमें जब सहित आता है उसमें ना कोई कीड़ा है ना केंचुआ है। नीचे कोई काले रंग का, तने पे काले रंग की तो नहीं हो जाता नीचे से आपका? हाँ सर, नीचे काला जब होता है जब वो पेड़ सूख जाता है तब सूख जाता है, फिर उसकी जड़ नहीं आती, तने पे सूख जाता है। उसका पत्ती का जो आवरण होता है बाहर का वो गल जाता है, गला हुआ नीचे। पानी तो भरा ही नहीं है उसमें, पानी तो निकाल दिया था मैंने। अच्छा, ठीक है। इसमें पूरी संभावना है कि तना छेदक आ गया होगा। ब्यात हो गया उसमें आपके? सर, तना छेदक जैसे अगर आ गया तो उसमें कोई कीड़ा वगैरह मिलता है? तने में नहीं मिलता। तने छेदक का कीड़ा आपको दिखाई नहीं देगा। शुरू में वो नन्ना की गिंडार होती है उसकी, और वो नीचे से घुस जाती है तने के नीचे के हिस्से से वो अंदर घुस जाती है और अंदर खा जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे 4-5 पौधे एक साथ हैं तो जो बीच के पौधे हैं उनकी 4-5 पत्तियां पहले सूखती हैं ऊपर से, और फिर सारा पौधा सूख जाता है, उसे खींचते हैं तो एकदम बाहर खींच जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। मैंने तने को मतलब पूरा काट के निकाल के छील के देखा था। ऐसा कई बार कीड़ा क्या होता है कि खा के बाहर निकल जाता है, और फिर आप सोचेंगे कीड़ा तो इसमें मिला ही नहीं हमको जी। लेकिन इसके लिए क्या करना सही रहेगा? इसके लिए हमें पूरी संभावना लग रही है कि इसमें आपका तना छेदक है। इसको डेड हर्ट्स कहते हैं अंग्रेजी में। जो बीच का भाग है उसका, हिल्स का, जहाँ पौधे कई सारे इकट्ठे होते हैं धान के, वो सूख जाता है। तो इसके लिए आपको इस समय कार्टप हाइड्रोक्लोराइड ये दवाई डालनी है। इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर या 10 किलोग्राम प्रति एकड़, ये 4% में आती है। 4% ग्रेन्यूल्स, दानेदार दवाई है जी। इसका प्रयोग करें आप। बिल्कुल, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो स्थिति आपने बताई है, उम्मीद करते हैं कि इसके अलग यानी जो परिणाम है एक सही तरीके से सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे इनको जी। इस दवाई को डालते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि बराबर वितरण हो। इसको आप मिट्टी या रेत में मिला लें और तब डालें, और खेत में नमी भी होनी चाहिए, तब इसका प्रभाव अच्छा होगा।
बिल्कुल, देखिए जो इसका असर है कब किस स्थिति में ज़्यादा हो सकता है, इस पर भी लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको जानकारी दे रहे हैं। साथ ही डॉक्टर खन्ना, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसे फर्टिगेशन का तो उदाहरण आपने दिया ही, लेकिन इसके अलावा जो हमारी दूसरी पद्धतियाँ हैं, स्प्रिंकलर की अगर हम बात करते हैं, तो कितना इसके परिणाम हमारे सामने आए जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि जो फसल उत्पादन है उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। जैसे आपको बताया कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में मैंने शुरू में बताया था कि टपक सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है या रेन गन है, ये या एक माइक्रो स्प्रिंकलर भी आता है जो सब्जियों की खेती में इस्तेमाल करते हैं। जो किसान भाई हमारे सब्जियों की खेती कर रहे हैं इस समय, वो अपने बड़े आसानी से फव्वारा सिंचाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माइक्रो स्प्रिंकलर दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में ही पानी की बचत करीब करीब 20 से 25% होती है और उसकी दक्षता 80 से 85% देखी गई है जी। और इसमें भी आप चाहें तो माइक्रो स्प्रिंकलर में आप खाद एक साथ लगा सकते हैं पानी के साथ घोल के, और खासकर नाइट्रोजन वाली खाद आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं और आपका उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, पानी बचेगा और आपकी लागत में कमी आएगी। और उसके साथ साथ देखिए जो आपका मुनाफा है जाहिर तौर पर उसमें भी इजाफा होगा, जिसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। फिलहाल अगले दर्शक जो हैं वो बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरबचन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है, मेरे पास 2 एकड़ धान है। हाँ सर, तो उसमें अभी कल्ले फुटाव में हुआ है, लगभग धान 20 दिन का हो गया लगा हुआ जी, और उसमें पानी की मात्रा भी बिल्कुल ठीक है, डीएपी भी हमने डाला था और लेजर लेवलिंग से बिल्कुल इकसार भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें अभी इकेरा पोया खड़ा हुआ है, कहीं 2 है कहीं बस 3 है, इससे ज्यादा नहीं है, अभी ड्रिलिंग नहीं हो पा रही है उसमें जी। बिल्कुल, देखिए इसमें कल्ले ना बनने के जो कारण सबसे प्रमुख है वो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होना। आपने उर्वरक तो डाल दिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लगातार फसलें लेने से हमारी मिट्टी की ताकत कम हो जाती है और उसमें आपको जो जैविक खाद है, हमारी गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, इनका प्रयोग भी जरूर करें किसान भाई। जो हम यूरिया और फर्टिलाइजर उर्वरक डालते हैं, उन खादों का प्रयोग भी बहुत ज़रूरी होता है जी। वो तो अब नहीं किया जा सकता। इस समय पे आप मेरे हिसाब से नाइट्रोजन का प्रयोग करें, 1/3 मात्रा नाइट्रोजन की जो संस्तुत की गई है, और अब अच्छा समय चल रहा है, आप उसमें नाइट्रोजन डालेंगे तो ब्यांत होगा जी। बिल्कुल, ब्यांत यही कर सकते हैं, हो सकते हैं, यही एक विकल्प जिसको आप अगर चाहें तो उसका कर भी सकते हैं, इस जानकारी को अपना भी सकते हैं। साथ ही यहाँ उर्वरकता क्षमता की बात हमने की डॉक्टर खन्ना, और क्योंकि सतही सिंचाई जब की जाती है तो माना ये भी जाता है कि जो भूमि की उर्वरता है, जो ऊपर काफ़ी अच्छी अगर उसमें जो गुण मौजूद रहते हैं उनका भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो क्या जो हमारी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है, इनके द्वारा हम ये भी मान सकते हैं कि जो हमारी मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए आप जब सतह सिंचाई इस्तेमाल करते हैं तो पानी भरते हैं और पानी के साथ आपकी उर्वरक जो ज़मीन में उपलब्ध होते हैं वो पानी के साथ घुल के नीचे जाने का संभावना रहती है। जबकि आपकी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में आप उर्वरक पानी के साथ देते हैं और जड़ों के पानी आपका बड़ा नियमित मात्रा में देते हैं, जल्दी जल्दी देते हैं, और उससे आपकी जड़ों के चारों तरफ रहता है और खेत पौधे के लिए इस्तेमाल होता है जी। उससे आपकी न केवल सॉइल की हेल्थ, जो मिट्टी की मृदा की शक्ति है और हेल्थ जिसे कहते हैं, आज हमेशा एक आ जा रहा है कि सबकी हेल्थ चाहिए, ऐसे ही मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। न केवल आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते नहीं हैं, ना ज़्यादा खाद इस्तेमाल करते हैं, तो मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है जी। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो मिट्टी की सेहत है उसका भी आप ख्याल रख सकते हैं अगर इन पद्धतियों का आप इस्तेमाल करते हैं अपनी लागत को बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं जो भूमि की गुणवत्ता है, उत्पादन क्षमता है, उसमें भी इससे इजाफा हो सकता है। साथ ही डॉक्टर दिनेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे अभी हमने बात की कई तरह के जो रोग हैं या कीट हैं उनका हमारी फसल पर हमला होता है, तनाछेदक का आपने यहाँ जिक्र किया, इसके अलावा और कौन से ऐसे दूसरे रोग हैं जिनका हम मान सकते हैं या कीट हैं जो कि फसल को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं इस समय में? देखिए, शुरू की अवस्था में जो कीट है प्रमुख, वो तना छेदक है धान में, जैसे अभी चर्चा हुई थी, और दूसरा पत्ती लपेटक है जी, जो पत्ती को सिल देता है, और तीसरा इसमें कई बार समस्या जो है वो भूरे फुदकों की भी आ सकती है। भूरे फुदकों पे भी आपको निगरानी रखनी है जी। और एक है निमेटोड, सूत्रकृमि जी। सूत्रकृमि का प्रभाव खास करके उन क्षेत्रों में आता है जहाँ पे फसल में पानी कम होता है, ऊंचे की जमीन हो या पानी ना रुकता हो, उन दशाओं में धान में सूत्रकृमि आ जाता है।
पहचान यही है कि पौधे की बढ़बहार इसकी रुक जाती है, पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, और अगर ये कमी लगातार बनी रहती है तो आखिर में जाके ऐसे पौधों में बालियां नहीं लगती। जी। तो इस तरफ भी आप किसान भाइयों को ध्यान देना है। साथ ही साथ कुछ रोग भी होते हैं धान में जो इस समय आ सकते हैं। उसमें सबसे प्रमुख है आपका जीवाणु पत्ती झुलसा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये आ सकता है। या बदरा रोग है, बदरा रोग की संभावना बहुत ज़्यादा होती है इस समय, क्योंकि नमी ज़्यादा होती है वातावरण में हमारे, तो ऐसी दशा में बदरा रोग या ब्लास्ट किसान भाई कहते हैं वो आ सकता है। बिल्कुल। और जो बासमती उगाने वाले क्षेत्र हैं उनमें बकानी रोग की समस्या भी इस समय आ सकती है। चलिए, बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीतापुर से। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेल्प किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी प्रमोद जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। इसमें मुझे धान की रोपाई कर चुके हैं, उसमें कीड़ा काट रहा है धान को नीचे से तने को काट रहा है। और पत्ते सूख जाते हैं फिर उसके। और तना खींचो तो खींच जाता है बाहर आसानी से। हाँ, ये और कोई समस्या आपकी? बस यही हमारे खेत में है समस्या। अच्छा, देखिए ये तना छेदक है, और तना छेदक के जो सूंडी होती है, गिंडार होती है, वो तने के नीचे से अंदर घुस जाती है और अंदर का जो भी पदार्थ है तने का उसको खा जाती है, और तना वहाँ से कमज़ोर हो जाता है, तो बड़ी आसानी से वो खिंच जाता है बाहर। तो इसके लिए आपको कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड ये दवाई लेनी है। 3G 4% में आती है, 4G 4 ग्रेन्यूल। इसकी आप 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरकाव कर दें मिट्टी में मिला के, और खेत में आपके नमी होनी चाहिए जब आप इसका बुरकाव खेत में करते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, जो नमी है वो भी इस वक्त आपके खेत में मौजूद रहे। साथ ही डॉक्टर खन्ना, जानना चाहेंगे आपसे, जो लगातार हम बात कर रहे हैं, जो हमारी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां हैं, इनसे फ़ायदा काफ़ी होता है, लेकिन अगर किसान इनको अपनाते हैं तो उनको किस तरीके से आर्थिक मदद जो है वो मिल सकती है? मैंने आपको पहले भी चर्चा में बताया कि इसमें हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही मदद दे रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अगर किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं, और अगर वो फलों की खेती कर रहे हैं या सब्जी की खेती कर रहे हैं, ये जो मदद है वो निर्भर करेगी कि वो कितने क्षेत्र में अपने इस टपक सिंचाई को लगा रहे हैं, या फवारा सिंचाई को लगा रहे हैं, या रेन गन पद्धति को लगा रहे हैं। जितना एरिया आपका किसान का है उसका नाप के हिसाब से इस पद्धति का डिजाइन बनाया जाता है कि कितना इसमें पाइप चाहिए, कितना इसमें फिल्टर चाहिए, कितना बड़ा पाइप चाहिए, वो सारी नाप तोल करके उस हिसाब से भारत सरकार ने इसके बड़े नियम बना रखे हैं कि कौन सी पद्धति में और कौन सी फसल में कितना क्षेत्र के लिए उस हिसाब से उसकी लागत आती है, और उस लागत के हिसाब से करीब करीब 50 से 90% तक इसमें सहायता दी जाती है। और हमारे लघु सीमांत किसान, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को अलग से इसमें छूट दी जाती है। तो अधिक से अधिक छूट कुछ राज्यों में यह 90% तक भी मिलती है। ये किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा, अगर वो इस पद्धति को इस्तेमाल करने के लिए इच्छुक हैं, अपने जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करें और अपने क्षेत्र में ये देखें ये पद्धति में कितनी सहायता दी जा रही है और उसका भरपूर उपयोग करें। जी, ज़ाहिर तौर पर जो आर्थिक मदद है, देखिए ये आपको मिल सकती है, वहाँ भी आपकी जो लागत है काफ़ी कम हो जाएगी, और इसके लिए आपके जो ज़िला स्तर पर बागवानी अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, कृषि अधिकारी से भी आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी पद्धतियाँ जिनके ज़रिए ना सिर्फ आप पानी की बचत कर सकते हैं, बल्कि अपना उत्पादन बढ़ाएंगे तो मुनाफा भी आपका बढ़ सकता है। यहाँ पर साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं धान के बारे में भी लगातार। डॉक्टर दिनेश, आपके पास आना चाहेंगे। सीधी बिजाई का आपने जिक्र किया था, क्या वहाँ पर इस समय की अगर बात की जाए या समसामयिक जो कार्य हैं वो कुछ अलग होंगे, या इस तरह की देखभाल की वहाँ भी ऐसी ज़रूरत है? सीधी बिजाई में जो है आमतौर पे किसान भाई जून के महीने में करते हैं, जब नर्सरी की बुआई करते हैं तभी सीधी बिजाई की जाती है। तो अब 1 महीने से ज़्यादा की आपकी फसल हो चुकी होगी, तो इसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। इसमें एक तो खरपतवार की समस्या लगातार आती रहती है, बनी रहती है। दूसरे, इसमें निमेटोड या सूत्रकृमि की समस्या आ सकती है, और तीसरे, इसमें लोहे की कमी आती है।
ये 3 समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण है सीधी बिजाई वालों के लिए। जी। आपको लोहे की कमी की पहचान के लक्षण बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं। उसमें ऐसा होता है कि सारे खेत में नहीं होता पीलापन, जगह जगह कहीं कहीं पर आपको पीलापन उसमें नजर आएगा, और उसमें पीलापन ऊपर की पत्तियों में पहले आता है जी। और ऊपर की पत्तियों में आने के बाद पीलापन फिर नीचे की तरफ चला जाता है। और अगर ये कमी लगातार बनी रहती है तो फिर पत्तियों का रंग सफ़ेद हो जाता है। ऊपर से आप ध्यान से देखना, सफ़ेद रंग होकर फिर वो पत्तियां सूख जाती हैं जी। इसके लिए आपको सबसे कारगर उपाय यही है कि खेत में आप पानी भर दें। पानी जितना अच्छा भरा रहेगा खेत में तो लोहे की कमी उसमें नहीं आएगी। ये कमी वहीं आती है जहाँ पे पानी नहीं रुकता। पानी रोकने के आप प्रयास करें, फिर भी पीलापन ना जाए तो उसमें आप आयरन सल्फेट, जिसे फेरस सल्फेट कहते हैं, इसका 0.5% का घोल जी बनाकर आप छिड़काव कर दें। चलिए बिल्कुल, देखिए आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। उस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी वीरेंद्र जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। जी सर। हेलो हेलो सर, वो खेत में ज्यादा झुरुआ हो सर, ज्यादा पड़ गया तो सर कौन सा दवाई डालें? झुरुआ क्या होता है? कोई किसी तरह का खरपतवार आप बता रहे हैं? जी सर। कितने दिन की फसल हो गई आपकी? रोपाई कब सर की? अभी 1 महीने हो रहा सर। 1 महीना हो रहा, तो आप जो है ना, अगर खरपतवारों की समस्या उसमें ज़्यादा आ रही है तो जहाँ तक संभव हो आप उसे जो है वो कोई मशीन हो, मशीन जैसे कोनो वीडर आता है, हाथ से चलता है, 800-1000 रुपये का शायद मिलती है कोनो वीडर जी। उसको आप ले सकते हैं। उससे आप चलाते हैं हाथ से उससे खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। हाँ, दूरी पे अगर आपने लगाया होगा तभी ये यंत्र चल सकता है जी। इसके अलावा रासायनिक विधि से आप बिस्पारीवैक्ट सोडियम 25 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से प्रयोग करें। इसको आप 600 लीटर पानी में घोल बना लें और प्रति हेक्टर के हिसाब से रोपाई के 25 से 30 दिन के अंदर अंदर, यानी 1 आध दिन का टाइम है आपके पास, अगर मौसम साफ हो तो आप कल इसका छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए लगभग 30 दिन के भीतर अगर हम मान सकते हैं डॉक्टर साहब, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर रहेगा, अच्छे परिणाम जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन धान की फसल की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अजोला का भी जो हम कह सकते हैं काफ़ी भूमिका नज़र आती है इसकी। कब इसका और कैसे जो इस्तेमाल है हमारे किसान भाई कर सकते हैं? देखिए, अजोला का जो बीज हम डालते हैं, एक तरह से जो कल्चर है वो रोपाई के 8 दिन बाद 10 दिन बाद खेत में डालते हैं। और फिर लेकिन एक इसमें दिक्कत यही आती है कि आपको उसमें पानी लगातार भर के रखना पड़ेगा। जैसे सीधी बिजाई से बोया हुआ धान है, वहाँ पे ये कामयाब नहीं होगा। इस स्थिति में थोड़ा मुश्किल होता है इसका प्रयोग करना किसान भाइयों के लिए, क्योंकि बीच बीच में जैसे पंजाब है, हरियाणा है, कुछ जहाँ लगातार खेत में पानी नहीं रह पाता, तो ये आपको देखना होगा। हाँ, अगर पानी आपके खेत में लगातार बना रहेगा तो आप एजोलो का प्रयोग करके नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी यही कि सही जो स्थिति है वो पहले आप देख लें। फिलहाल अगले दर्शक हमारे साथ उत्तर प्रदेश के आगरा से जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सर ये जी सर, ये हमारी धान की फसल पौध को 1-1.5 महीना हो गया, उसे लगाए या ना लगाएं? और कोई पौध है आपके पास? हाँ। दूसरी पौध है कम उम्र की? नहीं, कोई नहीं है। और आप धान लगाना ही चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल आप लगा दीजिए। 30-35 दिन पुरानी पौध आप लगा सकते हैं, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी आपको लगाना है। और एक जगह पे आपको 5-6 पौधे लगाने हैं, पास लगाने हैं, और उर्वरक आपको 1.25 गुना लगाना है उसमें। ये 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी। साथ ही साथ उसकी चोटी और काट दें, और साइड की जो पत्तियां हों पौध की उनको भी काट दें, तो आप इससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, लेकिन जो समय है वो तेज़ी से निकल रहा है, तो कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप रोपाई कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर खन्ना आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में हम बात करते हैं जो हमारे किसान भाई हैं उनकी लागत को कम करके मुनाफे में अगर बदलना है, या फिर एक जो लक्ष्य है साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का, क्या आपको लगता है क्या जो एक संरक्षित खेती की भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें बेहद ज़रूरी यही कि जो हमारी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ हैं इनको एक आधार मान सकते हैं उसमें, जिसके ज़रिए हमारे किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें अपने किसानों की
इनकम को दुगना करना है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है 2022 तक हम इस किसानों की आय दुगना कर सकें, उसमें हम एक तरीके से कर सकते हैं कि इनपुट कॉस्ट जो अंदर हम खेती में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उसकी लागत को कम कर सकें। उसमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और ये उपयोग में आएगी। जैसे इसमें खाद की आपको 30 से 40% बचत कर सकते हैं। फर्टिगेशन पद्धति जो आपने पहले भी इसके बारे में चर्चा करी, इसके द्वारा आप 30 से 40% खाद की बचत कर सकते हैं। ये सीधे सीधे आपके किसानों की लागत को कम करेगी और उससे उनकी इनकम बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो आपकी आय है उसमें इजाफा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर खन्ना, कहीं ना कहीं जो कुछ किसान हैं उनको ये लगता है कि जो ये इस तरह के जब सिंचाई के जो उपकरण हैं, यंत्र हैं, ये लेने पड़ेंगे, इसमें काफ़ी खर्चा होगा, या वो कितने समय तक चल सकते हैं। इसके लिए किस तरीके से जो हमारे किसान हैं उनमें एक विश्वास आ सकता है, या हम मान सकते हैं वो सुनिश्चित हो जाएँ कि जो जिस तरीके से सिंचाई के यंत्र या उपकरण वो ले रहे हैं वो लंबे समय तक चलेंगे और उसके ज़रिए उनकी लागत बच सकेगी। इसमें कोई समस्या नहीं है। खासकर टपक सिंचाई पद्धति का देखें तो इसकी जो पाइपलाइन होती है जो जमीन के अंदर होती है वो उसकी उम्र कम से कम 15 से 20 साल होती है, अगर आपने इसको कोई छेड़ा नहीं। जो अगर छोटी नालियां जो आपकी लेटरल लाइन होती है वो जमीन के ऊपर होती है, उसकी भी उम्र 7 से 10 साल होती है। जो किसान भाई इसमें मुख्य इसका यंत्र होता है, फिल्टर होते हैं, वाल्व होते हैं, उनकी उम्र करीब करीब 15 से 20 साल होती है। बहुत आसानी से ये चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फव्वारा सिंचाई की, जिसमें पोर्टेबल पाइप होते हैं, जो काले पाइप होते हैं और कपलिंग के साथ में, उनकी उम्र अगर इसको कोई किसान अपनी तरफ से ना काटे तो बड़े आसानी से ये 15 से 20 साल चल सकते हैं हमारे किसान भाइयों के यहाँ। इसलिए ये इसकी उम्र का कोई समस्या नहीं है। और इसमें मुख्य बात है किसान भाइयों के लिए न केवल सरकार और हमारी संस्थाएं जानकारी उपलब्ध कराती हैं और आर्थिक सहायता भी देती हैं और तकनीकी जानकारी देती हैं कैसे इसको इस्तेमाल करना है और कैसे अच्छे से इस्तेमाल करना है, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन आ सके। चलिए, बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं आजमगढ़ से। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, हम जानना चाहते हैं 1 एकड़ में पहले छिड़काव में यूरिया कितने किलो लगेगी? चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर साहब कितना बताना चाहेंगे? इसमें देखिए, जैसे आपको जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसके आधार पे आपको जानकारी दी गई होगी कि कितना नाइट्रोजन आपको डालना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ बार बार, इसको 3 बार हमें डालना है। मान लीजिए 40 किलो 40 किलो 40 किलो, तो 40 किलो नाइट्रोजन डालने के लिए 1 हेक्टर में आपको 80-85 किलो यूरिया चाहिए एक हेक्टर में। अब उसी हिसाब से आप एकड़ में लगा सकते हैं। एकड़ में 30 किलो के आसपास आ जाएगा, 30-32 किलो। लेकिन फिर भी ये भी ज़रूरी कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपको जो बताया गया है आप उसको ज़रूर माने। जो दिशा निर्देश उसमें दिए गए हैं, कौन कौन से जो आपके लिए उर्वरक उसमें बताए गए हैं जिन पोषक तत्वों की कमी है, उसके अनुसार ही आप उसका छिड़काव करें। 32 किलो एक एकड़ में डाल सकते हैं, 32 किलो 35 फिर भी देखिए एक मात्रा जो है वो हमारे विशेषज्ञ आपको यहाँ बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर साहब और किन बातों का ख्याल रखें जो हमारे किसान भाई हैं वो अपनी फसल की ना सिर्फ जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं, बल्कि अब उसमें जो मुनाफा है उनका और भी ज़्यादा हो सकता है? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आप उसकी अपनी फसल की देखभाल करें, पानी की उसमें सही मात्रा का प्रयोग करें, सही समय पे प्रयोग करें। धान में पानी की कमी आमतौर पे किसान भाई समझते हैं नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ खरपतवार जैसे आ रहे हैं, शुरू के 40-50 दिन काफ़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं फसल के साथ, इनका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ खरपतवार अगर ज़्यादा होते हैं तो पोषक तत्व भी ले लेते हैं मिट्टी से, और दूसरा कई बीमारियों का और कीड़ों का ये कारण भी बनते हैं। तो सबसे ज़रूरी है खेत की सफाई। खेत की सफाई मीन्स आपको खरपतवार हटाने हैं उससे खेत से, साथ ही साथ कीड़े बीमारी का निरीक्षण करते रहें। अपने खेत पे लगातार आप निगरानी रखें, सुबह शाम अपनी फसल को देखें और कोई समस्या आती है तो उसका आप निदान करें। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी, लगातार निगरानी करते रहें। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ बिहार से जुड़ चुके हैं। शिवशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। शिव जी, सुन पा रहे हैं आपको? सवाल पूछ सकते हैं आप अपना।
धान का जो बिचड़ा है वो किस दवाई से जो है उपचारित किया जाए? क्या चीज? और आगे जो है खरपतवार हो जाता है, उसके लिए कौन से दवा जो है इस्तेमाल किया जाए? रोपनी के बाद जो है ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, इससे फरसी में तो पेंडामेथिलिन का उपयोग कर ही लेते हैं जी, लेकिन जो फसल लगा लेते हैं बाद में ना, आता है। उसमें जो है बहुत ज्यादा फिर उगने लगता है। यानी बाद दिन में की- क्या किया जाए? कितने डॉक्टर दिन की फसल हो गई जी, आपकी? जी। कितने दिन की फसल हो गई? रोपाई कब की आपने? नहीं, रोपाई अभी नहीं किए हैं, रोपाई 2-3 दिन के अंदर करना है। अच्छा, चलिए शुरुआत में जानना चाह रहे हैं जी, किस जी। तरीके से रोपाई खरपतवार अभी जो है नहीं किए हैं। डॉक्टर साहब उसकी रोकथाम ये कर खेत सकते हैं। पहला तो ये है कि आप हो ही गया है। रोपाई जल्दी से जल्दी करें। दूसरा ये है कि बिछड़ा अगर ये मोथा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ बार बार बिछड़ा, जी, तो इसके लिए आपको फसल चक्र अपनाने पड़ेंगे। एक टेम्परेरी अस्थायी तौर पे आप इसको मार दें एक दवाई से, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं जाता। उसके लिए आपको फसल चक्र अपनाने पड़ेंगे आगे से। और साथ ही साथ इस समय आप जब रोपाई आप कर रहे हैं तो उस समय ब्यूटाक्लोर का आप प्रयोग कर सकते हैं। जी, ब्यूटाक्लोर 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसमें 500-600 लीटर पानी लेके उसमें छिड़क दें। बिल्कुल। तो तो देखिए, उससे काफ़ी खरपतवार आपके जी। नियंत्रित होंगे। तो आपकी जो धान की फसल है उसकी बेहतर ढंग से आप देखभाल कर सकेंगे, साथ ही साथ हमारे सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जो है इसका भी फायदा आप उठा सकेंगे। और हमारे दोनों विशेषज्ञ, दोनों मेहमान, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब आपको हम यहाँ पर कल के विषय बता देते हैं। कल के विषय पर आपको हम जानकारी देंगे। हमारे कल के विषय रहेगा नीली क्रांति और इसके साथ ही मधु क्रांति से बढ़ाएं आमदनी। साथ ही आप किसी और विषय पर जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ सुझाव पहुंचाना चाहते हैं हम तक, इसके लिए आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप फेसबुक पर जाकर भी हिंदी में टाइप कर सकते हैं हेलो किसान, और वहां भी अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और आखिर में आप किसान कॉल सेंटर का नंबर भी नोट कर सकते हैं, जिस पर आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक इस पर आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो जाना आज आपने किस तरीके से जो धान की फसल है उसका बेहतर उत्पादन आप लेंगे, साथ ही आपकी लागत जो है वो काफ़ी कम हो सकती है अगर आप सिंचाई की उन्नत पद्धतियाँ, सूक्ष्म पद्धतियों का अगर इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।